रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट तय होने के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के कदम का इंतजार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट तय होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कदम का इंतजार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए वर्ष के पहले दिन ही विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने के चंद रोज बाद ही अखिलेश यादव ने भी कहा कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मायावती के विधानसभा चुनाव लड़ने के इनकार करने के बाद अब लोगों की निगाहें अखिलेश यादव के कदम पर लगी हुई है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने का ऐलान भले ही कर दिया, लेकिन अभी सीट तय नहीं है। अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि पार्टी जहां से चाहेगी वहां से चुनाव लड़ेगी। उनके बयान से यह तो तय है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के संघर्षपूर्ण नजर आ रहे इस चुनाव में निर्माणाधीन राम मंदिर और योगी के सहारे हिंदुत्व का गाड़ा कर प्रदेश भर में भगवा लहर चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा सरकार की इस योजना का लाभ, जाने वजह। ई श्रम पोर्टल पर यूपी ने टॉप रैंक फिर से पा ली है। अब तक प्रदेश में 7.30 करोड़ कामगार रजिस्ट्रेशन करा चुके। कामगारों को लगता है कि मार्च तक 2 किश्तों में 2000 रुपए कोरोना काल के चलते भरण पोषण भत्ता मिलेगा, लेकिन यह भत्ता 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिल सकेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर तक पोर्टल पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हीं को भत्ता देने की स्कीम लागू की गई है। भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक भूपेश अवस्थी ने भी ये बात कही। 31 के बाद अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दूसरी किस्त अगले महीने जारी हो सकती है। अपर श्रमायुक्त कानपुर परिक्षेत्र एसपी शुक्ल ने भी माना है कि इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों को भत्ता मिलने के कोई आदेश उनके पास नहीं आए, इसलिए कोई कयास न लगाए। पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, 12.44 करोड़ किसानों पर होगा सीधा असर, क्योंकि अब खत्म कर दी गई है ये सुविधा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में एक बड़ा बदलाव हुआ है जो 12 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों पर सीधा असर डालेगा। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और 10 फरवरी से वोटिंग भी शुरू हो रही है। इस बदलाव की वजह से अब लाभार्थियों से एक खास सुविधा छिन गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 7 बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए KYC कराना जरूरी कर दिया गया था, हालांकि इसे कुछ दिनों के लिए होल्ड किया गया। अब जो बदलाव हुआ है उससे लाभार्थियों को थोड़ी असुविधा होगी। बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल के मुताबिक अब रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 12.44 करोड़ हो गई है। मोदी सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव करके किसानों को तोहफा दिया है। यह बदलाव है कि अब रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आपके आवेदन की स्थिति क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किश्त आ चुकी है आदि। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या बैंक खाता दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है। अब ताजा बदलाव के कारण पीएम किसान पोर्टल पर आप मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब आप केवल अपने आधार पर अथवा बैंक अकाउंट नंबर से ही स्टेटस जान पाएंगे। जो थे कभी वोट कटवास, आज सत्ता पाने में बना रहे मददगार। यूपी में ऐसे बड़े छोटे दलों का कद। चुनाव अब मुद्दे पर आधारित न होकर जाति व क्षेत्र आधारित होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जिन्हें कभी वोट कटवा माना जाता था आज वे सत्ता पाने में मददगार साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि जातीय व क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर उन्हें साझेदारी बनाया जा रहा है। केंद्रीय राजनीति में छोटे दलों से गठजोड़ का जो फॉर्मूला निकला है उसे राज्य स्तर पर भी अमल लाया जा रहा है। यही वजह रही कि बड़े दलों को छोड़कर छोटे दलों को साथ लेने में मुनासिब माना जा रहा है। अपना दल और सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों से गठबंधन किया। अपना दल 9 सीटें जीत कर आई तो सुबह सपा ने 4 सीटें जीती। यह बात अलग है कि सुबह सपा आगे चलकर इतना नाराज हुई कि भाजपा का साथ छोड़ गई। सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन किया, हालांकि बीच बीच में उनके भाजपा के साथ जाने की गटकलें लगती रहती हैं। सपा ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्र के आधार पर छोटे दलों के गठबंधन किया है। पश्चिमी यूपी में रालोद को साथ लिया है तो पूर्वांचल साधने के लिए सुबह सपा का गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ में राजभर बिरादरी के वोट बैंक पर प्रभाव बताया जाता है। मुफ्तखोरी की राजनीति देश को एक बार फिर लालटेन युग में धकेलने का काम करेगी। वोट बैंक की राजनीति की भांति देश में मुफ्तखोरी की राजनीति का आगाज हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इसका दायरा बढ़ाने में जुट गए हैं। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए वह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं। इसी के अनुसरण में समाजवादी पार्टी ने भी औपचारिक तौर पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। स्पष्ट है कि अब मुफ्त बिजली सत्ता हासिल करने की सीढ़ी बन चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में मुफ्त बिजली की राजनीति का दायरा बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह स्थिति तब है जब विशेषज्ञ पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि मुफ्त बिजली की राजनीति पर्यावरण के साथ साथ राज्यों की आर्थिक
आर्थिक सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो योगी सरकार ने विद्युत आपूर्ति के लिए व्यापक सुधार किया है। गाँव में 16 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब प्रदेश सरकार गाँव और शहरों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली में मुफ्त बिजली का फॉर्मूला इसलिए सफल रहा क्योंकि यहाँ के अधिकतर उपभोक्ताओं का लोड बहुत कम है। इससे राज्य सरकार पर भारी वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। मुफ्त बिजली के चुनावी वादे को जनता का कितना समर्थन मिलता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि मुफ्तखोरी की राजनीति देश को एक बार फिर से लालटेन युग में धकेलने का काम करेगी। सपा संग गठबंधन नहीं करेगी शिवसेना, संजय राउत बोले योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर नेता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी दमखम दिखाने को तैयार है। शिवसेना ने ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बल्कि अकेले ही यूपी चुनाव लड़ेगी। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कहा है कि वह इतने ताकतवर नेता है कि वह कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे ही। संजय राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बड़े नेता है और हम उनका आदर करते हैं। संजय राउत आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। संजय राउत ने दौरे से पहले कहा है कि मैं आज वेस्टर्न यूपी जाऊंगा, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, सपा किसी के साथ नहीं। सपा से हमारी विचारधारा अलग है और हम चाहते हैं कि यूपी में परिवर्तन हो। अभी तक हम यूपी में चुनाव में नहीं आते थे, हमारी वजह से बीजेपी को नुकसान न हो क्योंकि हम एक विचारधारा के हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जानिए राजनीतिक दल कानपुर में किस दिन करेंगे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। शहर की सभी पार्टी पर चुनाव तीसरे चरण में है। इसका नामांकन 25 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन राजनीतिक दलों में शुभ दिनों का इंतजार है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव को लेकर बहुत सारे शगुन अपशगुन माने जाते हैं, इसलिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी दोनों ही अत्यंत जरूरी न होने पर इनका पूरा ध्यान रखते हैं। यूं तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, लेकिन उसके बाद बहुत से शुभ कार्य हो जाते हैं, लेकिन सहलाग 19 जनवरी से शुरू हो रही है। इसलिए ना तो कानपुर के प्रत्याशियों को अभी बहुत जल्दी है, ना ही पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट की दावेदारी करने वाले और टिकट के दावेदारों पर करीब से नजर रखने वाले दोनों ही मान रहे हैं कि टिकट 20 जनवरी या उसके बाद से ही घोषित होनी शुरू होंगे। पार्टी के कुछ नेता तो यहाँ तक मानकर चल रहे हैं कि टिकटों की घोषणा गणतंत्र दिवस तक खिंच सकती है, क्योंकि पार्टी पहले दूसरे दलों की टिकट वितरण को देखना चाहती है। अयोध्या से योगी और सिराथू से केशव का नाम तय। दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक, बीजेपी के 160 नामों पर आज लगेगी मुहर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक में अयोध्या से योगी आदित्यनाथ और प्रयागराज से सिराथू के केशव मौर्य के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। यदि कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो दोनों के नाम इन सीटों से तय माने जा रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह इनमें ऑनलाइन जुड़े हैं। इससे पहले पिछले 2 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई। खबर है कि 2 दिन की इन बैठकों में करीब 160 नामों को तय किया गया है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर अभी भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाए। लखनऊ में भाजपा में मची भगदड़ का टिकट बंटवारे पर असर। कहा जा रहा है कि लखनऊ में भाजपा नेताओं के टिकट छोड़ने का असर टिकट बंटवारे पर भी हो सकता है। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कोर कमेटी की बैठक में माना है कि बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से भगदड़ बढ़ सकती है। स्वामी को सपा ज्वाइन करते ही मिला प्रसाद। एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट पर बोले, मैं भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं, वारंट आने दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के 7 साल पुराने दबे हुए विवादित बयान को अब चिंगारी लगी है। चिंगारी को आग में बदलकर भाजपा फिर से एक बार फिर यूपी की सत्ता में काबिज होना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, जिसमें 24 जनवरी को कोर्ट में पेश होना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि मैं भी हाई कोर्ट का एक एडवोकेट रहा हूँ, वारंट आने दीजिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं, जो भी प्रक्रिया होगी उसका भी सम्मान करूंगा। योगी कैबिनेट में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ दी है। वह 3 बार पडरौना सीट से विधायक रहे, 2 बार बसपा, 1 बार भाजपा की टिकट पर। 2022 में उन्होंने पडरौना सीट से चुनाव लड़ना है। इसी सीट पर 19% ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। दूसरी तरफ यादव, मुस्लिम और अन्य सामान्य जातियों का 27% वोट भी सपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। कुल 46 वोटर्स के छिटकने का खतरा स्वामी नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए स्वामी ने सपा का हाथ थाम लिया। फिर 18% एससी और 18% ओबीसी वोटर पहले से स्वामी प्रसाद के साथ है। साइकिल पर सवारी के बाद तकरीबन उनकी ही जीत तय है।
यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोर शोर पर चल रही हैं। हार जीत के दावे और ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। सत्ता में काबिज होने के लिए हर पार्टी और उसके समर्थक नए नए नारे इजाद कर रहे हैं। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, बसपा, सपा और रालोद चुनावी नारों से जनता को रुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि आचार संहिता के चलते सभी रैलियां और सभाएं नहीं हो रही, लेकिन कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टियों के नारे को मतदाताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सीटों की। किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, कौन सी पार्टी यहां पर उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहां पर मिल गई हैं 122 विधानसभा सीटें। जी हां, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को मिल रही है 195 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहां पर 32 विधानसभा सीटें मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 45 विधानसभा सीटें मिल रही है। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 7 विधानसभा सीटें। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है, कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।